क्वेश्चन नंबर 4 में देख लीजिएगा, अ लार्ज स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ब्रिज इनटू अ रिवर, एयर रेजिस्टेंस कैन बी इग्नोर्ड। मतलब एक बहुत बड़ा पत्थर पुल से दरिया में गिरा दिया गया, एयर रेजिस्टेंस हम इग्नोर कर देते हैं, थोड़ी बहुत एयर रेजिस्टेंस तो होगी लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं उसको, कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। विच रो डिस्क्राइब द एक्सेलरेशन एंड द स्पीड ऑफ द स्टोन एज इट फॉल्स। अब देखिए, जब भी कोई फ्री फॉल में कोई पत्थर गिराया जाता है, ये पत्थर है और ये नीचे गिर रहा है, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस जो है हम उसको अगर जीरो कर देते हैं, यानी पत्थर बारीक चीज़ों के ऊपर एयर रेजिस्टेंस होती तो है लेकिन ना होने के बराबर होती है, तो उसको हम जीरो कर देते हैं, तो ये एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ये बॉडी गिर रही होती है जी, जो कि हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है, ठीक है। अच्छा, अब और स्पीड एक्सेलरेशन इसलिए है कि स्पीड बढ़ रही है। मिसाल के तौर पर यहाँ से आप पत्थर गिरा देती हैं तो आपके हाथ में पत्थर आपने पहले पकड़ा हुआ है, तो ये जीरो स्पीड है, आपके हाथ में आपने पकड़ के रखा हुआ है तो स्पीड जीरो है। जब आप छोड़ेंगे तो पत्थर नीचे जाना शुरू कर देता है, ठीक है, गिरना शुरू हो जाता है और उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, जैसे जैसे नीचे जा रहा है स्पीड बढ़ती जा रही है। इस वजह से तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि स्पीड बढ़ रही है, तो इसलिए जब भी स्पीड चेंज हो रही होती है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। क्योंकि ये ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन, इसलिए इसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। तो ज़हन में रख लीजिए कि स्पीड बढ़ रही है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो देख लें, स्पीड इज इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो सी इज द आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये वाला देखिए, कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, ये सही है, लेकिन स्पीड कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि स्पीड जब कांस्टेंट हो जाएगी तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी, तो ये गलत है। कांस्टेंट इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन इज कांस्टेंट और स्पीड ऑफ द स्टोन, सॉरी मैंने गलत डाला हुआ है, ये वाला बी आंसर आ रहा है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और स्पीड इज इंक्रीजिंग, बी आंसर आ रहा है, ठीक है। ये मैंने आपको समझा भी दिया बिल्कुल इस तरीके से। दूसरा सी गलत इसलिए है कि एक्सेलरेशन कभी इंक्रीज नहीं होता। फ्री फॉल के लिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वो जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और स्पीड जो है, अगर एक्सेलरेशन है तो स्पीड तो कभी कांस्टेंट नहीं हुआ, कि कांस्टेंट स्पीड एक्सेलरेशन हमेशा के लिए जीरो होता है। इंक्रीजिंग दोनों गलत है, तो हमारे पास बी इज द आंसर, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे आप आ जाइए। कहते हैं कि बिलो आर फोर स्टेटमेंट्स अबाउट एक्सेलरेशन, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। एक्सेलरेशन ऑलवेज इन्वॉल्व चेंजिंग स्पीड। क्या एक्सेलरेशन हमेशा के लिए स्पीड चेंज होने से पैदा होता है? हम जो एक्सेलरेशन की डिफाइन कर लेते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जब वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा होता है, स्पीड नहीं, वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा होता है। वेलोसिटी के अंदर चेंज जो आता है वो दो रीजन से आता है। वेलोसिटी, या तो वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, नंबर एक चीज, और सेकंड चीज ये है कि अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है। इन वेलोसिटी हमेशा के लिए स्ट्रेट लाइन में होती है, वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन में होती है। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है बॉडी की, तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है दो तरीकों से, या तो वेलोसिटी कम ज्यादा हो रही है या डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो ये जो इसका जो गलत है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ए इज नॉट करेक्ट, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑलवेज इन्वॉल्व चेंजिंग स्पीड। नो, एक्सेलरेशन समटाइम इन्वॉल्व चेंजिंग स्पीड एंड समटाइम्स इन्वॉल्व चेंजिंग डायरेक्शन। तो ऑलवेज इन्वॉल्व गलत है, समटाइम्स इन्वॉल्व चेंजिंग स्पीड, समटाइम इन्वॉल्व, यानी अगर एक बॉडी एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, ठीक है, अगर बॉडी जो है वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, तो इस दौरान क्या होता है कि डायरेक्शन अब कांस्टेंट स्पीड है, जैसे ज़मीन की मोशन है, जैसे चांद की मोशन है, ज़मीन सूरज के गिर्द मुसलसल एक कांस्टेंट स्पीड से घूम रही है, तो हम कहते हैं कि ज़मीन का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ज़मीन का एक्सेलरेशन है, इसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। इसलिए कि उसकी डायरेक्शन, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा होता है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। बाकी सारे गलत है, ज़ाहिर है, इसको मजीद एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेलरेशन समटाइम इन्वॉल्व्स चेंजिंग स्पीड एंड समटाइम इन्वॉल्व्स चेंजिंग डायरेक्शन, ठीक है, तो ये गलत है। बाकी ये वाला सही है, चेंजिंग डायरेक्शन ऑलवेज इन्वॉल्व एक्सेलरेशन है,
जब भी चेंज होगा एक डायरेक्शन का तो एक्सेलरेशन पैदा होगा, यानी ये उसने यहाँ पे मेंशन किया है इन्होंने, ठीक है। तो ये भी सही है। और जब वेलोसिटी चेंज होगी तो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। चेंजिंग स्पीड ऑलवेज इन्वॉल्व एक्सेलरेशन, बिल्कुल है, स्पीड जब भी चेंज हो रहा होगा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। सर्कुलर मोशन ऑलवेज इन्वॉल्व एक्सेलरेशन है, सर्कुलर मोशन के दौरान एक्सेलरेशन हमेशा के लिए पैदा होता है। तो ये भी सही है, ठीक है। तो जो पहला वाला ए है ये गलत है, ठीक है। बी पे आ जाइए। एन ऑब्जेक्ट मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड फॉर सम टाइम देन बिगिंस टू एक्सेलरेट। कांस्टेंट स्पीड, अब ये जहन में रख लीजिए, हमारे पास ये जो ग्राफ है डिस्टेंस वर्सेस टाइम है। डिस्टेंस वर्सेस टाइम में स्पीड, जो ग्राफ शो हो रहा है वो स्पीड बता रहा होता है, यानी ये स्पीड हमें बताया जा रही है। जो आपको लाइन नज़र आ रही है, ये वाली लाइन जो ग्राफ की लाइन है, ये वाली ये वाली ये वाली, ये हमारे पास स्पीड है, क्योंकि ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम है। अब डिस्टेंस वर्सेस टाइम में क्या होता है, कहते हैं कि एन ऑब्जेक्ट मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड। अगर ए को कंसीडर करें, ए में स्पीड, डिस्टेंस देखिए यहाँ पे है, मिसाल के तौर पे इस लाइन में यहाँ से लेके यहाँ तक कोई डिस्टेंस कवर हो रहा है? नहीं हो रहा, इसलिए कि देखिए ना लाइन ऊपर नहीं जा रही। लाइन यहाँ पे देखिए, इधर से लेके इधर तक डिस्टेंस तो कवर हो रहा है, यानी कहाँ से कहाँ तक डिस्टेंस कवर हो गया। अगर मैं उसको यूँ ले लूँ तो मेरे पास यहाँ से लेके, देखिए यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक डिस्टेंस कवर हो गया, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो इस पॉइंट पे ये डिस्टेंस कवर हो गया, यहाँ पे ये डिस्टेंस कवर हो गया, क्योंकि ये लाइन इधर से यूँ जा रही है तो डिस्टेंस साथ कवर हो रहा है। लेकिन जब मैं इसको देख लेता हूँ, ये वाला यहाँ से लेके इस वाले इस पॉइंट से लेके जब मैं इस पॉइंट तक देखता हूँ तो यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन, कोई डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब डिस्टेंस कवर नहीं होगा तो बॉडी रेस्ट में है। ये जो पॉइंट है ये रेस्ट वाला पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे तो एक तो गलत हो गया, क्योंकि उसमें बोला हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड, तो कांस्टेंट स्पीड तो ये नहीं है। अगर मैं पार्ट बी को देख लेता हूँ तो कांस्टेंट स्पीड बिल्कुल है पहला वाला, क्योंकि डिस्टेंस वर्सेस टाइम है। ये वाला ये जो है ये आपके पास ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम है, बिल्कुल है। और इसमें डिस्टेंस वर्सेस टाइम में जो स्ट्रेट लाइन है ये स्पीड को शो कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड को शो कर रहा है, क्योंकि इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो कांस्टेंट स्पीड तो है, बिल्कुल सही है। लेकिन क्योंकि देखिए डिस्टेंस कवर हो रहा है, ये यहाँ से लेके देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कवर हो गया, ठीक है, और टाइम इधर से लेके इधर तक गुजर गया। लेकिन सेकंड आगे बता रहा है कि देन बिगिन्स टू एक्सेलरेट। अब यहाँ पे तो गाड़ी रुक गई है, ये रेस्ट वाला पार्ट है, जैसे ये वाला रेस्ट था इस तरह से ये वाला रेस्ट पार्ट है, क्योंकि अब डिस्टेंस ही कवर नहीं हो रहा। भाई देखिए ना डिस्टेंस यू जा रहा है, यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, कोई डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा, ऊपर कोई लाइन नहीं जा रही, तो ये भी गलत हो गया। क्योंकि जो हमारे पास है कि पहले कांस्टेंट स्पीड है फिर एक्सेलरेशन है। अब सी पे आ जाइए, एक्चुअल हमारे पास आंसर सी है। पहले कांस्टेंट स्पीड है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे पास आ रहा है कांस्टेंट स्पीड, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कांस्टेंट स्पीड आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि बॉडी की स्पीड आहिस्ता आहिस्ता, देखिए अब डिस्टेंस कवर होना शुरू हो गया। लेकिन ये डिस्टेंस किस तरीके से कवर हो रहा है, ये जो डिस्टेंस कवर हो रहा है स्पीड आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही है, कर्व आ रहा है। ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम में जो कर्व होता है ये एक्चुअली चेंजिंग स्पीड कहलाती है। ये कांस्टेंट स्पीड है स्ट्रेट लाइन, और ये वाली स्पीड अगर ये लाइन इस तरह से हो, यानी जैसे ये वाली इस तरह की लाइन बने, कर्व बने, इस तरह की कर्व बने, तो ये स्पीड इंक्रीजिंग। और अगर ये कर्व इस तरह की बन जाए, इस तरह की बन जाए, तो ये स्पीड डिक्रीजिंग आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कांस्टेंट स्पीड है और फिर यहाँ पे स्पीड इंक्रीजिंग आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये एक्सेलरेट हो रही है गाड़ी, ठीक है। तो आपके पास ये वाला सी इज द आंसर आपके पास आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। ये चीज़ आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो क्वेश्चंस एमसीक्यूज का जो पेपर 1 होता है वो बिल्कुल इसी पैटर्न का बनता है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। अब जो डी वाला है उसको भी ज़रा अंडरस्टैंड करें। इसमें मुसलसल स्पीड बढ़ रही है, देखिए ये स्पीड आहिस्ता आहिस्ता एक कर्व लाइन आ रही है, स्पीड बढ़ रही है, तो ये शुरू से बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, शुरू से
बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ आप जहन नशीं, डिस्टेंस वर्सेस टाइम में जो कर्व बनता है वो तो स्पीड इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। जैसे ये वाली लाइन है तो स्पीड इंक्रीज हो रही है, लेकिन अगर ये लाइन ऐसी बन जाए, इस तरह की बन जाए, इस तरह की बन जाए, तो फिर ये स्पीड डिक्रीज हो रही है डिस्टेंस वर्सेस टाइम में, ठीक है। तो दोनों स्पीड वर्सेस टाइम और डिस्टेंस वर्सेस टाइम को आपने अंडरस्टैंड करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है अ हैवी ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड फॉल्स फ्रीली, ये रेजिस्टेंस कैन बी इग्नोर्ड। बहुत भारी कोई पत्थर है, कोई चीज़ है, उसको ज़मीन के सरफेस के करीब यानी पहली मंजिल, दूसरी मंजिल या 10वीं मंजिल से गिरा दिया गया। विच स्टेटमेंट अबाउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी इज करेक्ट। ग्रेविटी की वजह से कौन सा स्टेटमेंट सही है अबाउट द एक्सेलरेशन, कि एक्सेलरेशन का जो इसके ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। नंबर 1, द एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, गलत है। ये जहन में रख लीजिएगा कि भारी और हल्की ऑब्जेक्ट्स जितने हैं, जितनी चीज़ें होगी वो एक ही स्पीड से ज़मीन के ऊपर गिरती हैं। आप 10वीं 15वीं मंजिल से एक पेन और एक पत्थर एक साथ गिरा दीजिएगा, वो दोनों एक साथ ज़मीन के ऊपर पहुंचेंगे। अगर आप ये रेजिस्टेंस को बिल्कुल इग्नोर कर दें, बिल्कुल हटा दें, तो बिल्कुल आपको जो पर होता है ना, पर या कागज़ और एक बहुत बड़ा पत्थर जो है एक साथ पहुंचेंगे। इसकी एक वीडियो मौजूद है यूट्यूब के ऊपर, बहुत मशहूर वीडियो है, आप उसको देख सकती हैं। पहले वो एक लेबॉर्ट्री के अंदर क्या करते हैं कि एक पर और एक बॉल को, जो हैवी बॉल है, उसको छत से नीचे गिरा देते हैं। जो लेबॉर्ट्री का जो छत है, बहुत बड़ी लेबॉर्ट्री होती है, और तो पर आहिस्ता आहिस्ता उड़ उड़ के आ रहा होता है और जो बॉल है वो फौरन पहुंच जाता है। तो फिर क्या कर लेते हैं कि वैक्यूम पंप के जरिए उस लेबॉर्ट्री से हवा को निकाली जाती है, कंप्लीटली वैक्यूम बना दिया जाता है। और जब वो हवा निकाली जाती है, उसके बाद जब वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो पर और वो हैवी बॉल दोनों एक ही साथ छोड़ दिए जाते हैं और एक ही साथ ज़मीन के ऊपर पहुंच जाते हैं। इसलिए कि लाइट बॉडीज़ इन हैवी बॉडीज़ वो एक ही एक्सेलरेशन से आ रहे होते हैं, और वो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं, वो जी की वैल्यू है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मास से कोई ताल्लुक नहीं है। नंबर 1 चीज़, द एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। नो, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये रेजिस्टेंस कैन बी इग्नोर्ड है। हाँ, अगर ये रेजिस्टेंस को इग्नोर नहीं करेंगे तो वॉल्यूम से साइज बढ़ता है, ये रेजिस्टेंस बढ़ती है, तो फिर तो फर्क पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि ये रेजिस्टेंस कैन बी इग्नोर्ड, ठीक है। द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, दिस इज द आंसर हमेशा के लिए। और कांस्टेंट वैल्यू क्या है, जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे करा हुआ है, ठीक है। तो ये इसका डी हमारे पास आंसर आ रहा है।